हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बीएफएम की जो हमारी नई बुक है उसी का चैप्टर नंबर 15 डिस्कस करने वाले हैं। और सारे चैप्टर्स कॉमन है पुराने वाला जो बुक है हमारे बीएफएम के, लेकिन उसमें दो चैप्टर्स हैं जो कि नई बुक में दिए हुए हैं, चैप्टर 14 और 15। 14 जो कि लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट है, इसके ऊपर मैंने 2 पार्ट में इसको कंप्लीट किया है। 2 पार्ट है, 14 का पार्ट 1 पार्ट 2 वो आप देख लीजिए। आज हम 15 चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, बेसल थर्ड फ्रेमवर्क ऑन लिक्विडिटी स्टैंडर्ड। आज चैप्टर नंबर 15 हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि सिर्फ यही 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जो नई बुक में दिए हुए हैं लेकिन पुरानी बुक में नहीं है। तो डायरेक्ट चैप्टर नंबर 15 पे हम लोग आ जाते हैं। यूनिट 15 चैप्टर का नाम है बेसल 3 फ्रेमवर्क ऑन लिक्विडिटी स्टैंडर्ड। सो इसमें बेसल 3 जो हमारे नॉर्म है, बेसल नॉर्म्स का जो बेसल 3 है, उसने लिक्विडिटी स्टैंडर्ड के बारे में क्या फ्रेमवर्क बोला है, क्या क्या चीज़ें हमें मेंटेन रखनी है लिक्विडिटी स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए। तो उस सब हम देखेंगे। पहले इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन में बोला है, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग ए मोर रिसाइलेंट बैंकिंग सेक्टर द बेसल 3 इंटरनेशनल फ्रेमवर्क फॉर लिक्विडिटी मेजरमेंट स्टैंडर्ड वाज इशूड। ठीक है, इसमें ये बोला कि 2010 दिसंबर में ये इशू किया गया था लिक्विडिटी के लिए, लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट के लिए। जो बेसल 3 का जो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है वो 2010 दिसंबर में लाया गया था। द बेसल कमेटी प्रिस्क्राइब 2 मिनिमम स्टैंडर्ड। तो जो बेसल कमेटी थी उन्होंने 2 मिनिमम स्टैंडर्ड बोले थे। पहला है हमारा लिक्विडिटी कवरेज रेशो। अभी लिक्विडिटी कवरेज रेशो क्या होता है वो हम देख लेंगे। और दूसरा है नेट स्टेबल फंडिंग रेशो। ओके, तो लिक्विडिटी कवरेज रेशो और नेट स्टेबल फंडिंग रेशो, ये 2 चीज़ें मिनिमम, ये जो 2 स्टैंडर्ड है ये बेसल कमेटी के द्वारा बताए गए थे। किस लिए? फॉर फंडिंग लिक्विडिटी टू अचीव 2 सेपरेट बट कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो 2 है हमारे, एक तो लिक्विडिटी कवरेज रेशो और दूसरा क्या है, फंडिंग, नेट स्टेबल फंडिंग रेशो। इन दोनों के ऊपर अभी डिटेल में दिया हुआ है इस चैप्टर में, तो देख लेंगे वहाँ पे क्या क्या है ये। और इसके बाद बोला है कि जो हमारा पहला है इसमें से, जो एलसीआर हमने बोला लिक्विडिटी कवरेज रेशो, ये क्या प्रमोट करता है, जो शॉर्ट टर्म बैंकों की लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट है, शॉर्ट टर्म जो लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट है ये उसके बारे में बताता है। आप ये बोल सकते हैं कि नेक्स्ट 1 मंथ का, ठीक है, नेक्स्ट 1 मंथ का बैंकों को कितना पैसे का ज़रूरत पड़ने वाला है। लिक्विडिटी क्या है? कैश, पैसा। ठीक है, तो 1 महीने के अंदर, नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर बैंकों को कितना लिक्विडिटी का पैसे का ज़रूरत पड़ेगा, तो वो किससे आइडिया लगाएंगे हम? लिक्विडिटी कवरेज रेशो से। ठीक है, और दूसरा जो नेट स्टेबल फंडिंग रेशो है वो क्या होता है, ये देखिए ये लेना ना, हाँ 30 डेज़ के बारे में बताता है। कौन? एलसीआर की हमने देख लिया। लेकिन जो दूसरे वाला हमारा नेट स्टेबल फंडिंग रेशो, इट प्रमोट ओवर लॉन्ग टर्म टाइम हॉरिजन बाय रिक्वायरिंग बैंक टू फंड देयर एक्टिविटी विद मोर स्टेबल। तो नेट स्टेबल फंडिंग रेशो बोला है कि आपका जो स्टेबल फंडिंग सोर्स होने चाहिए ऑनगोइंग बेसिस पे। ये ऐसा नहीं कि 30 दिन की बात है, ये ऑनगोइंग बेसिस पे, ये चलता रहना चाहिए। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म का टाइम हॉरिजन है, ये चलता रहना चाहिए। आपको जो स्टेबल सोर्स ऑफ फंडिंग है, ठीक है, अपने जो उसको आपको फंड करना है स्टेबल सोर्स ऑफ फंडिंग और ऑन गोइंग बेसिस, मतलब आपको फंडिंग करते रहना है ताकि कभी भी अगर रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है और ये शॉर्ट टर्म है। तो शॉर्ट टर्म के बारे में बताएगा एलसीआर, और जो लॉन्ग टर्म के बारे में बताएगा, लॉन्ग टर्म कैसे मेंटेन रखना है वो बताएगा नेट स्टेबल फंडिंग रेशो। ठीक है, तो आपको स्टेबल फंडिंग करते रहना है ऑन गोइंग बेसिस पे। अभी इसका ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है नीचे। सो ऑब्जेक्टिव में क्या बोला है ये देखिए। जो एलसीआर स्टैंडर्ड है एम्स टू इंश्योर दैट बैंक मेंटेन एडिक्वेट लेवल ऑफ अनइंकम्बर्ड HQLAS। अभी HQLAS है, उसका फुल फॉर्म देखिए नीचे दिया हुआ है। इसका फुल फॉर्म है स्टॉक ऑफ हाई लिक्विड क्वालिटी, हाई लिक्विड एसेट्स, स्टॉक ऑफ हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स। अब ये हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स क्या होता है उसका भी पीछे इन्होंने बताया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे ना, हाई क्वालिटी, तभी हम देख लेंगे ये क्या होता है। और बस ऑब्जेक्टिव में बस आप इतना याद रखिए कि अनइनकम्बर्ड मतलब जैसे कोई प्रॉपर्टी होती है, इनकम्बर्ड मतलब जिसमें किसी टाइप का प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, आप आसानी से उसको यूज़ कर सके। तो आपके जो हाई क्वालिटी के जो लिक्विड एसेट्स हैं उनको आप आसानी से यूज़ कर सके। और वैसे भी हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स में 2 कैटेगरी होती है, वो हम देखेंगे भी आएगा कौन कौन से 2 होती है। उसके बाद देखते हैं कि जो कि कैश में बहुत आसानी से कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है, जो भी आपकी लिक्विडिटी की ज़रूरत होने वाली है 30 डेज़ में, क्योंकि मैंने आपको भी बताया था कि जो एलसीआर है वो नेक्स्ट 30 डेज़ में देखता है कि बैंकों को क्या रिक्वायरमेंट आने वाली, कितना लिक्विडिटी की बैंकों को ज़रूरत पड़ने वाली है। तो जो हमारा एलसीआर है वो इस बात को इंश्योर करता है कि जो बैंकों के पास सफिशिएंट अनइनकम्बर्ड HQLAS मतलब हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स होने चाहिए, ताकि टाइम आने पे विदिन 30 कैलेंडर डेज में कभी भी उसको फटाफट से कैश में कन्वर्ट करके यूज़ किया जा सके। ठीक है, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसको पूरी की जा सके। अभी इसका स्कोप, टू स्टार्ट विद एलसीआर एंड मॉनिटरी टूल विल बी एप्लीकेबल फॉर इंडियन बैंक एट होल बैंक लेवल
ओनली ऑन ए स्टैंड अलोन बेसिस इंक्लूडिंग ओवरसीज ऑपरेशन थ्रू ब्रांचेस। तो हर बैंकों को अपना अपना मेंटेन करना है, इंक्लूड जो भी आपके ऑपरेशन हो रहे हैं फॉरेन ब्रांचेस में, ठीक है, ओवरसीज ऑपरेशंस, उन सबको भी आपकी जो ब्रांचेज हैं उन सब में भी ये सब इंप्लीमेंट होना है। और इसके बाद बोला है फॉर फॉरेन बैंक्स ऑपरेटिंग एज ब्रांचेस इन इंडिया द फ्रेमवर्क वुड बी एप्लीकेबल ऑन स्टैंड अलोन बेसिस फॉर इंडियन ऑपरेशंस ओनली। तो लेकिन जो हमारे जो फॉरेन बैंक्स हैं उनकी जो इंडियन ब्रांचेस है उनको उस तरह से मेंटेन करना है। चलिए अभी मेन चीज़ यहाँ से स्टार्ट होती है LCR। इसका ये जो आपका ये फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो LCR है वो ज़्यादा बैंकों के लिए सेंसिटिव है क्योंकि विदिन 30 डेज़ का रिक्वायरमेंट है, तो LCR में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो LCR का फुल फॉर्म है लिक्विडिटी कवरेज रेशो। लिक्विडिटी कवरेज रेशो का फॉर्मूला है स्टॉक ऑफ हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट डिवाइड बाय टोटल नेट कैश आउटफ्लो ओवर नेक्स्ट 30 कैलेंडर डेज, इट शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 100%। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी आपका हाई क्वालिटी अच्छी क्वालिटी के जो लिक्विड एसेट्स है, अच्छी क्वालिटी के लिक्विड एसेट्स का मतलब क्या हुआ? हाई क्वालिटी मतलब जो फटाफट से कैश में कन्वर्ट हो सके और उसमें किसी टाइप का प्रॉब्लम ना आए, उसको बोलते हैं हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप इस फॉर्मूले को मैं आपको भी बताऊंगी, पहले एक काम कर लेते हैं, ये वाला देख लेते हैं पहले कि हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स होते क्या। ये रहा हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट। तो लिक्विड एसेट कंप्राइज ऑफ हाई क्वालिटी दैट कैन बी रेडिली सोल्ड और यूज एज कोलेटरल टू ऑब्टेन। तो मतलब जो फटाफट से उसको हम बेच सकें या उसको कोलेटरल की तरह हम यूज़ कर सके, किसको? उस लिक्विड एसेट्स को, उन लिक्विड एसेट्स को किस लिए यूज़ कर सके? टू ऑब्टेन फंड इन रेंज ऑफ स्ट्रेस सिनेरियो। अगर स्ट्रेस का कंडीशन आ गया, स्ट्रेस में आपके पास पैसा कम पड़ गया, लिक्विडिटी कम पड़ गई, तो फटाफट से उसको कोलेटरल की तरह भी यूज़ करके जो है फंडिंग जो है रेज कर सको, ठीक है। आपको लोन ले सको, उसको आप कोलेटरल सिक्योरिटी देके। दे शुड बी अनइनकम्बर्ड। इनकम्बर्ड का मतलब होगा किसी टाइप का जो लीगल, किसी प्रकार का, जैसे किसी टाइप का जो लीगली तौर पे कोई केस चल रहा हो उस प्रॉपर्टी पे, ऐसा कुछ आपका, ठीक है, लीगली तौर पे कोई भी उसको क्लेम ना कर सके, वैसा होना चाहिए। असेट्स आर कंसिडर टू बी हाई क्वालिटी लिक्विड इफ दे कैन बी ईजिली और इमीडिएटली कन्वर्ट। सो अब उसको बताया कि हाई क्वालिटी कब बोलेंगे असेट्स को? असेट्स को हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स उस केस में बोलेंगे जब वो ईजिली मतलब बहुत जल्दी और इमीडिएटली मतलब फटाफट से कन्वर्ट टू कैश एट लिटल और नो लॉस ऑफ वैल्यू। मतलब उसकी वैल्यू में कोई कमी नहीं, ऐसा ना हो कि जल्दी बेचने के चक्कर में आपका 10 लाख का असेट था वो आपको 5 लाख मिला, ऐसा नहीं होना चाहिए। फटाफट से कैश में कन्वर्ट भी हो जाए और किसी टाइप का लॉस भी ना हो उसकी वैल्यू में, ठीक है, लॉस भी ना हो वैल्यू में और फटाफट से कैश में कन्वर्ट हो जाए, उसको बोलते हैं हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स। द लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स डिपेंड्स ऑन द अंडरलाइंग स्ट्रेस सिनेरियो द वॉल्यूम। चलिए ठीक है, इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। अब इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक एक लाइन ज़रूरी नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। सेकेंड पॉइंट बोला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज एसेट्स इंक्लूड लो क्रेडिट और मार्केट रिस्क। मतलब जो हमारा हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स है उसका जो किसी टाइप का उस पर क्रेडिट या मार्केट रिस्क भी इन एसेट्स पे नहीं होता, ठीक है, बहुत कम होता है। ईज एंड सर्टेनिटी ऑफ वैल्यूशंस, और बहुत लिस्टिंग, ये एसेट्स वो भी हो सकते हैं जो कि रिस्की एसेट्स से रिस्क जो बिल्कुल भी रिस्की ना हो और जो बहुत अच्छे खासे एक्सचेंज मार्केट में उसको रिकॉग्नाइज किया गया हो या लिस्टिंग की गई हो। अब नेक्स्ट देखते हैं तीसरे पॉइंट में, देयर आर 2 टाइप ऑफ एसेट विच आर। तो 2 तरह के जो एसेट्स हैं, 2 कैटेगरी में जो हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स को 2 कैटेगरी में डाला गया है। पहला है लेवल 1। लेवल 1 में क्या आता है, इसमें जो कैश और नियर कैश इक्विवेलेंट है वो चीज़ आ जाएगी। तो आपके पास जो कैश है वो आपका लेवल 1 में आ जाएगा, या नियर कैश इक्विवेलेंट मतलब जो फटाफट से कैश में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, वो सब आपका इसमें आ जाएगा, किसमें? लेवल 1 में, ठीक है, कैश और कैश इक्विवेलेंट। और जैसे मान लीजिए आपके पास एंड हीज नो हेयर कट। अभी हेयर कट क्या होता है? हेयर कट मतलब जो है किसी चीज़ की जो हेयर कट का मैंने आपको एक चैप्टर है हेयर कट के ऊपर ही, मैंने उसमें आपको पूरा डिटेल बताया और हेयर कट के मैंने आपको न्यूमेरिकल्स भी बताया, और ये हेयर कट का जो टॉपिक है और उसके न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। वो न्यूमेरिकल भी मैंने आपको उसी चैप्टर में बताया हेयर कट वाले में, आप देखना। तो हेयर कट मतलब बैंक कुछ जो है उसकी जो वैल्यू है उसमें से कुछ चीज़ें कुछ अमाउंट डिडक्ट कर लेता है, कुछ परसेंट डिडक्ट कर लेता है, उसको बोलते हैं हेयर कट। मतलब उसकी जो वैल्यू है उसमें कुछ कमी होने वाली है। जैसे एग्जांपल बताती हूँ, आपका मान लीजिए बैंकों ने आपको लोन दिया और घर को कोलेटरल सिक्योरिटी माना हुआ है, ठीक है। मान लीजिए आपने पर्सनल लोन लिया और बैंक ने कोलेटरल सिक्योरिटी आपके घर को लिया हुआ है। अभी क्या बैंक करता है, जो घर है, मान लीजिए आपके घर की कीमत है 50 लाख, तो क्या बैंक आपको पूरा 50 लाख का लोन देता है? नहीं। बैंक क्या करता है, बोलता है कि हाँ अभी घर की कीमत भले 50 लाख है पर टाइम के साथ जो है घर का कीमत कम भी हो सकता है, ठीक है। तो बैंक एक 10% या 20% का हेयर कट रखता है। हेयर कट मतलब बैंक 50 लाख का 20% निकालेगा। 50 लाख का 20% कितना होता है 10 लाख होता है, ठीक है।
सो बैंक क्या करेगा, 50 लाख में से 10 लाख कम कर देगा, मतलब बैंक ने जो है हेयर कट कर दिया, कुछ परसेंट कम कर दिया, उसको बोलते हैं हेयर कट। मतलब उसकी जो कीमत है वो घटने वाली, तो बैंक कुछ कट कर लेता है उसके अमाउंट में से, उसके प्राइस में से कुछ कट कर लेता है, उसको बोलते हैं हेयर कट। तो जब जीरो है तो बैंक कुछ भी, और बैंक अपने एसेट पे भी हेयर कट अप्लाई करता है कि हाँ हमें, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी होती है, कैश कम पड़ता है, तो बैंकों ने तो उसका वैल्यू ज़्यादा रखा, उस पर कोई हेयर कट किया नहीं, तो वो उससे क्या प्रॉब्लम होगी, उससे प्रॉब्लम ये होगी कि तुमने आइडिया लगाया था कि हाँ हमें 10 लाख मिल जाएंगे, पर एक्जैक्टली मार्केट में जब उसको बेचने गए तो पता लगा उसकी कीमत सिर्फ 8 लाख है। क्योंकि आपने कोई हेयर कट किया ही नहीं था। क्यों हेयर कट करना है? इसलिए क्योंकि टाइम के साथ जो है चीज़ों की जो कीमत है वो कम हो जाती है। अगर प्रॉपर्टी या फिर कुछ ऐसे बोले तो उसकी चीज़ कम हो सकती है, ठीक है। रह रहे हैं तो रहने के साथ उसका वैल्यू कम भी हो सकता है, तो कम हो सकता है तो कुछ परसेंट हेयर कट बैंक करके रखता है, ठीक है। सिर्फ प्रॉपर्टी की बात नहीं है, और भी कुछ भी किसी टाइप का जो सिक्योरिटी बैंक उसमें हेयर कट करता है, डिपेंड करेगा वो किस टाइप की सिक्योरिटी और कितना उसका फ्यूचर में रिटर्न मिलने वाला है। अगर अच्छा रिटर्न मिलेगा, उसकी जो कीमत है वो घटने वाली नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं है हेयर कट का। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लगेगा कि हाँ इसकी कीमत इतनी घट सकती है, तो बैंक उस पर हेयर कट करता है। हेयर कट मतलब हाँ इतना हमें मिल जाएगा तो इतना परसेंट हम काट लेंगे, ठीक है। अगर कुछ परसेंट कटता भी है मार्केट में जो है, कुछ परसेंट कट के भी अगर हमें इसको बेच के इतना पैसा मिलेगा, तो हाँ इतना एटलीस्ट हमारे पास सिक्योर रहेगा, और हमारे इतने जो आउटफ्लो होने वाला है उसको हम पूरा कर पाएंगे, ठीक है। तो खुद को हम ऐसे धोखे में नहीं रख सकते, जो करेक्ट चीज़ है बैंकों को वही मेंटेन करनी पड़ती है। तो बैंक जैसे कस्टमर को लोन देने के लिए वैल्यूएशन में भी अपना हेयर कट लगाता है, तो यहाँ पे भी बैंक अपना हेयर कट प्रॉपर लगाता है अपने लिए भी, ठीक है। जैसे बैंकों के खुद के लिए कि हमारे को इमरजेंसी में कहाँ से कैश हम जुटाएंगे, तो उसी के लिए ये। चलिए फर्स्ट वन वाला कैश है, तो कैश में तो पक्का है कि आपका जो कैश मान लीजिए 10 लाख का बैंकों के पास कैश है, खुद बैंक में रखा है, तो उसमें तो कोई टेंशन नहीं कि कैश 10 लाख है तो वो 8 लाख मिलेंगे, ऐसा नहीं, वो कैश पूरा ही है। तो कैश में कोई भी जो कैश और कैश इक्विवेलेंट है उसमें किसी भी टाइप का हेयर कट की जरूरत नहीं है, ठीक है। हिंस नो हेयर कट अप्लाइड ऑन दिस। तो कैश और कैश इक्विवेलेंट में बैंक किसी टाइप का हेयर कट नहीं लगाता है। लेकिन जो लेवल 2 के जो हाई क्वालिटी लिक्विड असेट्स होते हैं, लेवल 2 हाई क्वालिटी असेट्स आर सब डिवाइडेड इनटू लेवल 2A। जो लेवल 2 है उसको भी दो तरह से सब डिवाइड किया, एक तो लेवल 2A है और लेवल 2B है। अभी लेवल 2A क्या होता है? लेवल 2A ये है लेस लिक्विड असेट एंड हिज हेयर कट ऑफ 15%। मतलब ये क्या है, ये लिक्विड एसेट तो है पर कैश जितने नहीं है, पर कैश से थोड़े से कम है, ठीक है, कैश से थोड़े से कम है, तो इसलिए इसमें 15% का बैंक हेयर कट लगाता है, ताकि इस असेट्स को अगर कैश में कन्वर्ट करें, यानी इसको बेच के अगर कन्वर्ट करें तो 15% भी इनकी वैल्यू कम होगी, लेकिन बाकी हमें कैश मिल जाएगा, ठीक है। तो जो लेस लिक्विड वाले हैं उसको बैंक 15% लगाता है। अगर हम बात करें लेवल 2B की, तो वो जो लेवल 2 है उनसे थोड़े से ज़्यादा, मतलब उसमें जो कैश में कन्वर्ट होने का जो रिस्क है इनसे थोड़ा ज़्यादा रहेगा, मतलब थोड़ा पैसा और कम मिलेगा। सो लेवल 2B वाले जो हैं जिनको कैश में कन्वर्ट होने में थोड़ी सी ज़्यादा डिफिकल्टी आती है, तो इसीलिए बैंक इसमें 50% का हेयर कट लगाता है। बस यही हमारा हेयर कट का यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो जो लेवल 2 जो हेयर कट है, सॉरी जो हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट, इसको 2 कैटेगरी में डाला गया है। आप बोल लीजिए 2 लेवल में डाला है, लेवल 1 लेवल 2। जो लेवल 1 है, लेवल 1 क्या है, कैश और कैश इक्विवेलेंट वो फटाफट से कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसमें वो कैश ही है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए उसमें किसी टाइप का हेयर कट का भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें लेवल 2 की, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें ये रहता है कि उसमें भी 2 कैटेगरी है, लेवल 2A 2B। 2A वाले में थोड़ा सा कम रिस्क है, मतलब फटाफट से वो ईजिली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उसमें 15% का हेयर कट बैंक लगा है। लेकिन अगर हम बात करें 2B की, तो वो डिफिकल्टी होगी उसको कैश में कन्वर्ट होने में, ठीक है। उसका जो वैल्यू है और कम हो जाएगा अगर आप उसको कैश में कन्वर्ट करेंगे अपने इमरजेंसी टाइम के लिए, इसीलिए उसमें बैंक ने 50% का हेयर कट लगाया, ठीक है। तो हेयर कट वाला ये जो टॉपिक था यहाँ पे, सॉरी हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट वाला, ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। और अब चलिए इस फॉर्मूले में आ जाते हैं। अभी आपको आइडिया लग गया होगा कि हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं। ये इसके कौन कौन से 2 लेवल होते हैं मैंने आपको बता दिया। कैश भी हो सकता है, और जो लेवल 2 है जिसमें 15% 2A में और 50% का हेयर कट 2B में लगा, ठीक है। तो वो पता लग गया। तो अभी लिक्विडिटी कवरेज रेशियो क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि स्टॉक ऑफ हाई क्वालिटी लिक्विड्स, मतलब आपके पास कैश है या कुछ भी कैश इक्विवेलेंट वाले हैं, सो वो सभी कितना है, उनका स्टॉक कितना आपके पास, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कैश 10 लाख का है, या आपकी बहुत अच्छी कहीं प्रॉपर्टी है वो उसकी कीमत 50 लाख है, या और भी कुछ आपके पास है, गोल्ड है मान लीजिए आपके पास, ठीक है। तो वो सारा आपका उनका स्टॉक कितना है डिवाइड बाय टोटल नेट कैश आउटफ्लो, मतलब कितना 30 दिनों के अंदर, क्योंकि मैंने क्या कहा था लिक्विडिटी कवरेज रेशियो जो पहला है वो आपको नेक्स्ट 30 डेज के बारे में बताता है कि 30 दिनों में जो रिक्वायरमेंट है उसको कैसे पूरी की जाए। तो नेक्स्ट 30 डेज में आपका आउटफ्लो कितना होने वाला है, कैसे पता लगेगा आउटफ्लो। मान लीजिए कोई FD मैच्योर हो रहा है तो कस्टमर आकर अपना पैसा ले जाएगा, ठीक है, या RD मैच्योर हो रहा है, तो इस तरह से पता लग जाता है बैंकों को कि नेक्स्ट 30 डेज में कितना, 30 कैलेंडर डेज में कितना आउटफ्लो होने वाला है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलते हैं, जस्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं कि स्टॉक हमारे पास जो स्टॉक है, मान लीजिए स्टॉक हमारे पास बैंकों के पास है 50 लाख का, ठीक है, ज़्यादा बड़ा अमाउंट ही लेते हैं, सिर्फ 50 लाख का स्टॉक है। और पता लगा कि FD RD वो सब मैच्योर हो रहा है 10 लाख का FD मैच्योर हो रहा है सभी कस्टमर्स का, और 20 लाख का RD, ऐसे करके सारा हमने जोड़ लिया। तो जोड़ जाड़ के हमारे को मान लीजिए आ गया कितना, 40 लाख आ गया,
ठीक है, 30 दिन में, ठीक है, ये सब 30 दिन में पूरा हो रहा है। और ये अभी हमारा जो स्टॉक है उन सबका कीमत है, जो हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट उसका कीमत 50 लाख है, सब जोड़ के 10 लाख का कैश था, 10 लाख की प्रॉपर्टी, हमने हेयर कट सब लगा लिया, तो उसके बाद हमें पता लगा कि 50 लाख ही जो है पैसा हमारे पास है, ठीक है, कैश में इतना अरेंज हो जाएगा। अभी 40 लाख जो है नेक्स्ट 30 डेज में जाने वाला है। अब इसको डिवाइड कीजिए, 50 को आप 40 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/4, इसको परसेंट में आप कन्वर्ट कीजिए, कितना हो जाएगा, 25 बार ये कट जाएगा तो 125% आ जाएगा ना, तो 125%। देखिए, तो इसका मतलब ये अच्छा है, क्यों, क्योंकि जो रेशो ये हमेशा 100% होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो 125% का मतलब क्या है कि हमारे पास अच्छे खासे सफिशेंट लिक्विड एसेट्स है नेक्स्ट 30 डेज़ में जो रिक्वायरमेंट होने वाली कैश आउटफ्लो की, ठीक है। तो 125% जो कि 100 से ज़्यादा है, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं। अगर ये मान लीजिए, इसमें इक्वल का साइन क्यों दिया है, इक्वल का मैं आपको रीज़न बताती हूँ। ये तो मैंने आपको ग्रेटर देन 100 का बताया कि इतना क्यों होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो हमारे पास पैसा है, कैश है, या कन्वर्ट करके हम जो कैश बना सकते हैं उसकी वैल्यू डेफिनेटली ज़्यादा है जो कि आउटफ्लो होने वाली है, ठीक है। इसको आप 125% को आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि 100 रुपये तो जाने वाले हैं और हमारे पास 125 रुपये का स्टॉक है, मतलब 125 रुपये हमारे पास है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम उसको उस सिचुएशन से आराम से हम हैंडल कर सकते हैं, बल्कि 25 रुपये हमारे पास बचेंगे। लेकिन अब ये इक्वल का क्यों बोला, इक्वल का इसलिए बोला, मान लीजिए 50 लाख का जो है हमारे पास सब स्टॉक है, ठीक है, सारे जो लिक्विड एसेट्स को जोड़ जाड़ के जो वैल्यू बनती है वो 50 लाख बनती है। डिवाइड बाय अगर हम मान लीजिए 50 लाख ही नेक्स्ट डे में जाने वाले हैं तो क्या होगा, देखिए कितना हो गया, 50 लाख और 50 लाख, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100%। 100% मतलब 50 लाख हमारे पास है और 50 लाख नेक्स्ट 30 डेज़ में 50 लाख का ही रिक्वायरमेंट है, खत्म। तो भी हमारी बात होगी, तो भी हमारा काम बन गया, हमारे पास कुछ बचा नहीं। इसमें तो क्या था कि 25% थोड़ा बच गया था हमारे पास कैश, इसमें तो कुछ बचा नहीं, कुछ भी नहीं बचा, पर हमारा काम तो हो गया। हमारे को बचाना नहीं है, हमारा बस ये है कि जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए, ठीक है, मेन चीज़ है। इसलिए यहाँ इक्वल का साइन है कि कम से कम या तो इक्वल हो 100% के, या उससे ज़्यादा हो, लेकिन उससे कम कभी नहीं होना चाहिए। उससे कम होगा तो आपको पैसे की कमी पड़ जाएगी, फिर वही सिचुएशन आ जाएगी जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 14 में बताया था कि बैंक बोलेगा कि आपका आरडी पूरा हुआ है, अच्छा आपका एफडी पूरा हुआ है, लेकिन अभी पैसे नहीं है, वो वाली सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है। वो कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे बैंकों का रेपुटेशन बहुत ख़राब होता है और जो पूरा पब्लिक का जो विश्वास है बैंकों में, जिस वजह से वो अपना पूरा पैसा 40 लाख, 10 लाख, 20 लाख अपने भी जितना लोगों ने सेविंग किया वो सब बैंकों में ही डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, पूरी ज़िंदगी भर की उनकी जो सेविंग है वो बैंकों में ही रहती है। तो इसीलिए इस रेशो का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और ये 100% से या तो ज़्यादा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, कम कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कम होगा तो बैंकों को कहीं ना कहीं से फंड रेज करके अरेंज करना पड़ेगा फटाफट से, ठीक है। कम टाइम में वो कैसे करेगा वो भी देखा जाएगा, वो भी अलग चीज़ है, पर बैंकों को अपनी तरफ से तो पूरा मेंटेन करके रखना ही रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, देखिए, जो LCR रिक्वायरमेंट इज बाइंडिंग ऑन द बैंक्स फ्रॉम 1 जनवरी, ये जो 1 जनवरी 2015 से सभी बैंकों पे बाइंड किया गया, हिंस टू प्रोवाइड अ ट्रांजिशन टाइम। तो बैंकों को थोड़ा सा टाइम दिया जाए, तो RBI ने थोड़ा सा बोला कि चलिए ठीक है, एक ही बार में नहीं, पर आपको धीरे धीरे बढ़ाना है। तो देखिए क्या था, मिनिमम LCR 1 जनवरी 2015 में बोला था कि कम से कम 60% आप रख सकते हैं। क्या होगा 40% का, क्योंकि तभी शुरुआत होता, तो अभी बैंकों के पास इतना नहीं है, इतना वो नहीं लिक्विड एसेट हाई क्वालिटी के जुटा पाए इतने कम टाइम में। तो इसलिए बैंकों ने RBI ने बोला बैंकों को, चलो 2015 तक आप 60% जुटा लेना, बाकी 40% कहीं से देख लेंगे, ठीक है। फिर उसको बोला, ये देखिए एक लाइन है कि ग्रेजुअल इंक्रीज इन रेशो स्टार्टिंग विद मिनिमम 60% फॉर कैलेंडर ईयर, ये देखिए। तो RBI ने बोला चलो धीरे धीरे बढ़ाना, ग्रेजुअल क्या होता है, धीरे धीरे इंक्रीज कर लेना, क्योंकि एक बार में अगर RBI बोलेगा कि इसी साल से आप 100% लाइए अचानक से, तो बैंक कहाँ से इतना पैसा जुटाएंगे इतने कम टाइम में। जैसे कहते हैं ना, थोड़ी सी मोहरत तो बैंकों को मिलनी चाहिए, तो वही मोहरत तो RBI ने दी थी बैंकों को कि कहा था धीरे धीरे बढ़ा लेना 10% करके। तो 2015 में बोला था कि 60% अब कर लेना, देखिए 2016 में बोला था कि 70% तक हो जाना चाहिए। ये क्या है 60%, ये जो रेशो हमने निकाला ना, जो हमने बोला, ये तो अभी तो क्योंकि 19 में बात खत्म हो गई थी, यानी 19 के बाद से सभी बैंकों को 100% रखना है, तो इसलिए फॉर्मूला हमने डायरेक्ट देखा। लेकिन इसमें थोड़ा पुराना बताया कि कहाँ से ये शुरुआत हुई LCR की, कब से RBI ने बैंकों को बोलना स्टार्ट किया। तो 2015 से हुआ था, जनवरी 2015 में बोला था 60% रखना, 16 में बोला था 70%, मतलब 10% आप बढ़ाते जाइए। उसके बाद जनवरी 17 में बोला था 80%, और फिर 18 में 90% और 19 में 100%। तो 19 के बाद से सभी बैंकों को 100% रखना ही रखना पड़ता है, ठीक है। ये देखिए, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी आफ्टर द फेज इन अरेंजमेंट आर कंप्लीट, सारा का जो ग्रेजुअली था वो कंप्लीट हो गया। सो LCR जो 100% होना ही चाहिए, मिनिमम 100% होना चाहिए, या ये बोली जो हाई क्वालिटी जो लिक्विड एसेट्स है वो इक्वल तो होना चाहिए जितना आउटफ्लो होने वाला है। मैंने कहा ना कि जितनी की डिमांड आने वाली उतना पैसा तो आपके पास एटलीस्ट होना ही चाहिए। और चलिए ये भी हो गया, और इसमें एक और लाइन भी बोलिए, देखिए, ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस मतलब आपके पास कैश कम पड़ गया, बैंक में यूज देयर स्टॉक ऑफ हाई क्वालिटी therefore falling below 100%, thereby falling below 100%, बैंक आर रिक्वायर्ड टू इमीडिएटली रिपोर्ट टू RBI डिपार्टमेंट ऑफ
सच यूज़ ऑफ स्टॉक अलॉन्ग विद रीजन। देखिए अगर कभी मान लीजिए इमरजेंसी पड़ गई तो आप अपने हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट को यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या बोलेगा, बैंक शुड इमीडिएटली जो है आरबीआई को बताना है, आरबीआई के जो डिपार्टमेंट है बैंकिंग ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट एज पर डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सुपरविजन, तो उस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना है कि वो जो है स्टॉक यूज़ करने जा रहे हैं हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स का, और रीज़न क्या है उसको यूज़ करने का, वो रीज़न बताएंगे, और उस सिचुएशन को रेक्टिफाई करने के लिए भी देखा जाएगा, ठीक है, क्या स्टेप्स वो इनिशिएट कर रहे हैं, वो बैंक क्या स्टेप ले रहा है उस सिचुएशन से निपटने के लिए, तो वो सारी बातें बताएंगे, किसको, आरबीआई को वो बताएंगे। उसके बाद है इसमें स्ट्रेस सिनेरियो बताया कि क्या क्या जो स्ट्रेस सिनेरियो हो सकते हैं कि रिटेल डिपॉजिट जो है रन ऑफ मतलब कम हो रहे हैं, बहुत जो डिपॉजिट है वो लोग कम करा रहे हैं, या फिर जो अनसिक्योर जो फंडिंग कैपेसिटी है उसका लॉस हो रहा है, और कोई भी सिक्योर्ड या शॉर्ट टर्म जो फाइनेंस किया है कोलेटरल के साथ तो उसमें किसी टाइप का लॉस हो रहा है, या किसी टाइप का जो आउटफ्लो हो रहा है, फंड का आउटफ्लो अचानक से हो रहा है, क्योंकि बैंकों की जो पब्लिक जो क्रेडिट रेटिंग है वो डाउन हो गई है, ठीक है, तो लोगों का जो है विश्वास कम हो गया, तो इसलिए लोग जो है अपना फंड निकाल रहे हैं, ठीक है, विड्रॉ कर रहे हैं, तो आउटफ्लो हो गया, आपके बैंक से निकाल के किसी और बैंक में डालने के लिए वो विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो आउटफ्लो होने लगा क्योंकि पब्लिक में आपकी इमेज ख़राब हो गई, ठीक है, कोई क्रेडिट रेटिंग आपकी बहुत ख़राब चलेगी, तो कुछ भी ऐसा रीज़न हो सकता है। तो चलिए ये सारे कुछ स्ट्रेस सिनेरियो उन्होंने आपको रीज़न बताए हैं, पर इसमें से अभी तक जो हमने पढ़ा सबसे इंपॉर्टेंट बस यही आपका फॉर्मूला है लिक्विडिटी कवरेज रेशो, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और मोर देन इक्वल टू 100%, और कहाँ से 2015 से स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग था 60%, फिर 60, फिर 70, 80, 90, 100, अभी 100 है सभी बैंकों का, ठीक है, और स्ट्रेस का क्या है वो हमने देख लिया। फिर हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट क्या होता है ये भी मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है, इस फॉर्मूले से पहले मैं आपको कहा था ना कि हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट क्या होते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ है, देखिए हाई क्वालिटी का तो हमने पढ़ लिया है, अब देखिए यहाँ पे एक बात नीचे आती है, यहाँ तक हम सब देख चुके हैं, यहाँ पे एक पैराग्राफ है, बैंक विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2015, और इसके हम सारे पॉइंट्स इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि चैप्टर इतना बड़ा नहीं है, छोटा ही है, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बेसल 3 से जो भी आपके चैप्टर्स है वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसके सारे पॉइंट्स को देखेंगे कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ बताई गई है। सो देखिए 1 जनवरी 2015 से 1 जनवरी 2015 with effect, so bank are permitted to avail liquidity credit facility against such security under a special facility called facility to avail, ठीक है, ये आप फॉर्म याद रखिए, फुल फॉर्म FALLCR का फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म है फैसिलिटी टू अवेल लिक्विडिटी फॉर लिक्विडिटी कवरेज रेशो। देखिए इसका मतलब जो है बैंकों को ऐसी फैसिलिटी दी गई कि वो क्या है लिक्विडिटी अरेंज कर सकते हैं, किस पर्पज़ के लिए, लिक्विडिटी कवरेज रेशो के लिए। ये फैसिलिटी आरबीआई ने 1 जनवरी 2015 से बैंकों को दे दी थी, ठीक है, क्या है मतलब आप क्या है लिक्विडिटी ले सकते हैं, किस लिए, आपकी जो लिक्विडिटी कवरेज रेशो ये जो LCR है इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आप लिक्विडिटी ले सकते हैं, ये बोला गया। अभी LCR क्या है वो हमने देखा ना कि बैंकों को जो है मेंटेन करना पड़ता है हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स, ठीक है, कम से कम 100% होना चाहिए, लेकिन 2015 तब तो 100% नहीं था, तब सिर्फ 60% था, ठीक है, तो अगर कुछ रिक्वायरमेंट हो जाती है उस टाइम से, 2015 से तो हमारा 60% वाला था, उस टाइम से यानी 1 जनवरी 2015 से बोल दिया था कि जो बैंकों को ये जो फैसिलिटी है फैसिलिटी टू अवेल लिक्विडिटी मतलब कैश जो है वो अवेल कर सकते हैं, किस लिए, लिक्विडिटी कवरेज रेशो से, ठीक है, उसके लेकिन जो फीचर्स है वो ये है कि कौन कौन एलिजिबल होगा। तो एलिजिबिलिटी में क्या है, अवेलिंग ऑफ लिक्विडिटी अगेंस्ट सच सिक्योरिटी वुड बी परमिटेड टू बैंक ओनली द कंडीशन ऑफ स्ट्रेस, तो बैंकों को जब स्ट्रेस की कंडीशन होगी तभी वो जो है हाई जो फैसिलिटी है फैसिलिटी टू अवेल लिक्विडिटी फॉर लिक्विडिटी कवरेज, जो FALLCR है, इसका फुल फॉर्म पढ़ के भी आपको आइडिया लग जाएगा क्या है। फुल फॉर्म है कि आप लिक्विडिटी जो है आप अवेल कर सकते हैं, आप लिक्विडिटी जो है कैश अरेंज कर सकते हैं, कैश के लिए बोल सकते हैं, कब मतलब कहीं से अरेंज कर सकते हैं, किस पर्पज़ के लिए, अगर आपको पर्पज़ पूछा जाएगा तो पर्पज़ आप बोल सकते हैं कि लिक्विडिटी कवरेज रेशो के लिए, लेकिन इसकी भी कुछ कंडीशंस है। तो पहला उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी में पहला बोला है अवेलिंग ऑफ लिक्विडिटी अगेंस्ट सच सिक्योरिटी, ठीक है, आपको जो है आपकी जो सिक्योरिटी उसके लिए आप लिक्विडिटी तभी अरेंज कर सकते हैं जब आपकी जो कंडीशन है वो स्ट्रेस की कंडीशन हो जाएगी, ठीक है, स्ट्रेस की कंडीशन हो जाएगी। और इतना ही नहीं, ये तब अवेल कर पाएंगे जब आपके खुद के जो हाई क्वालिटी के जो लिक्विड एसेट्स है वो सब एग्जॉस्ट यानी पूरे खत्म हो गए, लिखा है ना, एंड आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल अदर हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स इंक्लूडिंग सिक्योरिटी परमिटेड अंडर MSF, तो जितने भी आपके हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स है और जो भी आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रहता है, हमारा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, तो उसका भी जो आपका लिक्विड एसेट था वो सारा अगर यूज़ हो गया, उसकी जो सिक्योरिटी है वो सब खत्म हो गई, ठीक है, सबको इंक्लूड करके, मतलब आपके जो इतने भी हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट है वो सब यूटिलाइज कर लिया, अभी आपके पास कुछ बचा नहीं है, उसके बाद आप अवेल कर सकते हैं,
ठीक है। इसके बाद है बैंक विल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश अ डिक्लेरेशन टू दिस इफेक्ट दैट दे हैव एग्जॉस्टेड ऑल अदर हाई क्वालिटी बिफोर अवेलिंग ऑफ एफएलसी से। तो बैंकों को डिक्लेरेशन मतलब लिख के देना पड़ेगा कि हमारे जितने भी हाई क्वालिटी के लिक्विड एसेट्स थे वो सब खत्म हो चुके हैं, अभी हमारे पास कुछ नहीं रहा, अब हमें लोन चाहिए अपना मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी के लिए, ठीक है, सॉरी लिक्विडिटी कवरेज रेशियो के लिए हमें लोन चाहिए, हमें पैसा अवेल करना है। तो FLLCR के लिए तभी वो अवेल कर पाएंगे जब उनका खुद का जो हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट है वो सब खत्म हो गया होगा, और उनको लिख के देना पड़ेगा कि अभी हमारे पास जो हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट है वो हमारे पास नहीं बचे। दूसरा पॉइंट, टेन्योर, ये मैक्सिमम 90 डेज़ के लिए होगा, तो सिर्फ 90 डेज़ के लिए आपको FLLCR पूरा करना पड़ेगा। और वैसे भी देखा जाए तो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो की रिक्वायरमेंट हमें नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए ही होती है, मतलब नेक्स्ट 30 डेज़, तो इसमें फिर भी 30 डेज़ का 3 गुना ज़्यादा, यानी कि 90 डेज़ के लिए आपको लोन दे देगा ताकि आप बाकी टाइम पे अपना जो पैसा अरेंज कर सकें, ठीक है। तो उसका टेन्योर सिर्फ 90 डेज़ का ही रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, हेयर कट क्या है? इसमें जो लिक्विडिटी अगेंस्ट सिक्योरिटीज अंडर विल बी अवेलेबल आफ्टर अप्लाइंग हेयर कट एज, जो भी आपका MSF यानी मार्जिनल स्टैंडिंग ऑफ फैसिलिटी में जो भी आपका हेयर कट जैसा बोला गया, उस हेयर कट के बाद ही आपको लिक्विडिटी दिया जाएगा। यानी इसमें जो हेयर कट का कंसेप्ट है वो भी इसमें भी काम करेगा। हेयर कट क्या होता है, मैंने बोला कि जो सिक्योरिटीज़ है उसका, बैंकों की जो सिक्योरिटीज उस पर जो लोन दे रहे हैं उनको, यानी जो उनको क्रेडिट दे रहे हैं, तो उस पर हेयर कट लगा के ही उसको दिया जाएगा, ठीक है। ये कैसे अवेल करेंगे, मतलब उनके पास हाई क्वालिटी के लिक्विड एसेट तो नहीं, पर कोई दूसरे जो असेट रहेंगे उनको बेच के या फिर उनके अगेंस्ट वो लोन ले सके, ठीक है। ये वैसी फैसिलिटी है, फ्री में नहीं है, इसमें भी सिक्योरिटी रहता है, तो उसी सिक्योरिटी पे हेयर कट लग के उनको दिया जाएगा। और जो रेट है वो कैसा होगा, 200 बेसिस पॉइंट अबव द, जो भी आपका LF जो रेपो रेट चल रहा है उससे 200 बेसिस पॉइंट, या ये बोली कि 2% ज़्यादा इसमें लगेगा, ठीक है, 90 डेज़ के लिए। जैसा भी RBI टाइम टू टाइम चेंज करता रहता है तो ये भी चेंज होता रहेगा। और इसमें नीचे एक लाइन बोली कि जो भी हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स का जो लेवल 1 है उसके लिए वो एसेट्स भी आ जाएंगे जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रहती है, ठीक है। जो बैंक SLR के लिए चाहे तो अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख सकता है, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा गवर्नमेंट सिक्योरिटी, क्योंकि SLR की रिक्वायरमेंट तो बैंकों को पूरी करनी है, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो रहता है, ठीक है। उसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा गवर्नमेंट सिक्योरिटी बच गई है बैंकों के पास, तो वो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसको भी हाई लेवल जो 1 है उसमें रख सकता है, जो भी एक्सेस जो रहेगा उसमें रख सकता है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। चलिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया, और बाकी का जो टॉपिक है हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।